कि क्यों डरते हैं चुनाव लड़ने से एक साथ, क्यों एक साथ चुनाव नहीं करवाना चाहते। जनता पूछेगी, अगर जनता का समय बचता है, नेताओं को और अधिकारियों को काम करने के लिए ज्यादा समय मिलता है। सारी धाराओं को समाहित करके अगर एक राष्ट्र एक चुनाव संभव है तो पहले जेपीसी क्या कहती है ये देखना चाहिए। तो काफी गिर जाता है। इस नाते वोटर लिस्ट का एक होना देश के लिए, समाज के लिए, मतदाताओं के लिए बहुत। India is the fastest growing economy in the world. It is all because of the initiative of Prime Minister Modi and his government. One nation, one election भी उस दिशा में है। एक देश में अगर एक ही बार विधानसभा, लोकसभा के चुनाव होंगे, समय बचेगा, पैसा बचेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम समय लगा रहेगा। 5 साल में एक ही बार चुनाव आपको करने पड़ेंगे। लाखों करोड़ रुपया देश का बचेगा। लगभग 1.5% जीडीपी में ग्रोथ होगी, कंट्रीब्यूशन होगी। और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, टीचर हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, ये सब अपना अपना काम कर सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज अपना सिक्योरिटी का काम कर सकती है, टीचर पढ़ाई का काम कर सकते हैं, अधिकारी अपना इम्प्लीमेंटेशन का काम बेहतर कर सकते हैं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर हर साल 5-5 राज्यों के चुनाव में लगता है और नेता सब चुनाव लड़ाने में व्यस्त रहते हैं, तो इससे देश के विकास को नुकसान होता है। इसलिए हमने कहा है कि ये पहली बार नहीं, 1952 से लेकर 1967 तक, 1952 से लेकर 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन होता था। पार्लियामेंट और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे होते थे, लेकिन बार बार जिस तरह से कांग्रेस ने सरकारें गिराई या अन्य कारणों से गिरी, उसके कारण अलग थलग पड़ गए राज्यों के चुनाव। अब समय आया है एक राष्ट्र एक चुनाव करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कई बार कहा, इंदिरा जी की सरकार में 1983 में कहा, 1999 में लॉ कमीशन ने कहा, अब हाई लेवल कमेटी ने कहा, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होंगे तो ये राष्ट्र हित में होगा, इससे देश का भला होगा। ऑपोजिशन आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में आना चाहिए अगर इतने देश का वातावरण ऐसा बनेगा कि विपक्ष की मजबूरी हो जाएगी एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने के लिए। देश की जनता सवाल पूछेगी कांग्रेस के नेताओं से, विपक्षी दलों से, कि क्यों डरते हैं चुनाव लड़ने से एक साथ, क्यों एक साथ चुनाव नहीं करवाना चाहते। जनता पूछेगी, अगर जनता का समय बचता है, नेताओं को और अधिकारियों को काम करने के लिए ज्यादा समय मिलता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सारा साल नहीं लगा रहेगा बार बार राज्यों में, और देश का पैसा बचेगा, व्यापारियों को भी बार बार चंदा नहीं देना पड़ेगा, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होगा, तो इसका विरोध कांग्रेस और अन्य दल क्यों करते हैं? ये दबाव विपक्ष पर बनकर ही रहेगा। और आप ये कैंपेन लेके अभी मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे पूरे देश में? हम पूरे देश भर में कैंपेन करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर, और कांग्रेस और अन्य दलों की पोल खोलेंगे कि कांग्रेस ने कैसे इस देश में जब एक राष्ट्र एक चुनाव होता था तो सरकारें बनाने के चक्कर में सरकारें गिराई, और ये अलग थलग जो पूरा सिस्टम पड़ा है, इसके लिए कांग्रेस और कांग्रेस ही दोषी है। यूसीसी लागू करने की बात चल रही है तो उसको विपक्ष सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम शरिया का अपना कानून है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हर राज्य अपने अपने आधार पर यूसीसी उत्तराखंड लेकर आया है, कई अन्य राज्य इस पे चर्चा कर रहे हैं। राज्यों की अपनी इच्छा है, अगर कोई लाना चाहता है तो लाए, इम्प्लीमेंट करे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले दिन से कहा, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में आप देखेंगे तो अगर हमने धारा 370-35 से हटाने की बात कही थी, राम मंदिर बनाने की बात कही थी, ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने की बात कही थी, राम मंदिर के साथ साथ अब सीए अमेंडमेंट बिल लाने की बात कही थी, हमने वो सारे काम किए। और भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। स्टेटहुड को लेकर कुछ जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, ये नरेंद्र मोदी जी का वायदा है, भारतीय जनता पार्टी का वायदा है, और सही समय पे जल्द से जल्द मिलेगा। वक्फ बिल को लेकर आखिरी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा सुप्रीम कोर्ट पे गई है, तो क्या कहेंगे? मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, यहाँ पे वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी पर अस्पताल बने हैं, कितने स्कूल बने हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी हैं, कितने स्किल सेंटर बने हैं? बना है कोई? क्या बना है कोई? ये देश में 200 लोगों के हाथ में 2 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज है। कांग्रेस ने 2004 में जो सच्चर कमेटी बिठाई,
2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आया कि वक्फ बोर्ड बनना चाहिए। उसमें कहा गया कि इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए और 200 लोगों के हाथ में जो प्रॉपर्टी है इससे कम से कम साल का 12,000 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है। जेपीसी की बैठक होनी चाहिए, चर्चा होती रहनी चाहिए, बिल्कुल चर्चा में सभी लोगों की बातें आनी चाहिए। संविधान के सारी धाराओं को समाहित करके अगर एक राष्ट्र एक चुनाव संभव है तो पहले जेपीसी क्या कहती है ये देखना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में एक राष्ट्र एक चुनाव बिल्कुल भी संभव नहीं लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ये एक और जुमला लग रहा है जो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश का हिस्सा लगता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना हिस्सा किस्सा है। ऑपरेशन लोटस उनका पुराना चलता रहता है, लेकिन वहां सिद्धरमैया जी हैं, वहां पे डीके शिव कुमार जी हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को छिन्न भिन्न करने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार भी है, तत्पर भी है। और कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही ऑपरेशन न हो जाए, इस चीज की भारतीय जनता पार्टी के नेता चिंता करें, क्योंकि बेंगलौर से लेकर के और गांव तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हताश है, निराश है और उस 40% की जो उन लोगों ने बेईमानी की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने समय में, वो बेईमानियां पकड़ी जा रही हैं। इसलिए वो आज की डेट में उनके तमाम लोग कांग्रेस आना चाहते हैं, लेकिन हम कांग्रेस में उन्हें ले नहीं रहे। अगर डेटा गलत है तो उसको सही करें, नाम और जाति के साथ बताएं, क्योंकि पुलिस विभाग में बहुत स्पष्ट आदेश है कि 50% से ज्यादा नियुक्तियां रिजर्व कैटेगरी की होनी चाहिए। और अगर ये बात कह रहे हैं पुलिस कमिश्नरेट वाले कि 40% है तो 10% बाकी क्यों नहीं है? आप बताइए, इसका मतलब गैर कानूनी आप काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के तो मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा था कि 46 में से 56 एसडीएम जो है यादव तैनात किए गए थे। वो उसका सच्चाई सामने आएगी। पुलिस को चाहिए कि पूरे प्रदेश का डेटा रखे और एक एक जगह का डेटा अपने कानून के हिसाब से रखे। जिले में पुलिस का कानून रहता है कि 50% रिजर्व कैटेगरी के थानेदार रहेंगे, तो कहीं पर 10%, कहीं पर 11%, कहीं पर 15% या मान लीजिए कहीं पर 40% भी क्यों है, क्यों उनका कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है, ये भाजपा सरकार को बताना होगा। काफी गिर जाता है। इस नाते वोटर लिस्ट का एक होना देश के लिए, समाज के लिए, मतदाताओं के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, सरकार जो भी कदम उठा रही है वो प्रदेश के हित में, देश के हित में, समाज के हित में वो काम हो रहा है। ये सरकार की जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कानून है वह देश के हित में है। सर, आज वक्फ को लेकर कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी बड़े नेता जो हैं वहाँ पर हैं, उलेमा, मौलाना सब वही हैं। उन्हें असुद्दीन ओवैसी का भी साथ मिल रहा है। सेव वक्फ, सेव कॉन्स्टिट्यूशन का नारा दिया गया। आप लोगों का क्या स्टैंड है? सब अब्दुल्ला बुखारी बनल चाहता है। वक्फ बोर्ड नियमावली में जो संशोधन है उसको ये मजबूत मुसलमान जो हैं वो मजबूत अमीर मुसलमान गरीबों का हिस्सा लूट रहे हैं। ये गरीब मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग गरीब मुसलमानों को बरगला करके उनको ले जाकर के धरना प्रदर्शन करा रहे हैं। यही दिल्ली है, शाहीन बाग, सीए और एनआरसी को लेकर के यही विपक्ष चिल्ला रहा था ना। काफी दिनों तक धरना चलाए लोग कि मुसलमानों के नागरिकता छीनने का कानून है। लागू हुआ 2 साल तो बीत गया, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई पूरे देश में। अब उस पर कोई नहीं बोल रहा है। अब जो वक्फ बिल आया है इसमें जो वक्फ बोर्ड कमेटी है उसमें महिलाओं को भी हिस्सेदारी, जो मुस्लिम धर्म के अलावा गैर मुस्लिम धर्म हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं उनको भी उस कमेटी में रखने का प्राविधान है नए बिल में। महिलाओं को अधिकार नहीं था पुराने बिल में, महिलाओं को भी उस कमेटी में रखने का अधिकार दो महिलाओं का। तो ये चीजें हैं, इसमें कौन सी तोप है? वक्फ बोर्ड के सदस्य अगर किसी की संपत्ति पे जाकर के बोल देते थे कि हमारी संपत्ति है, तो वो जाकर के फिर वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में दाखिल करते थे कि भाई संपत्ति हमारी है, उसको खाली कराइए। तो नए बिल में तो सीधे सीधे बात है कि वह व्यक्ति
रेवेन्यू कोर्ट जा सकता है, लोअर कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये कौन सी बुरी बात हो रही है? तो ये गरीब मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग गरीब मुसलमानों को बरगला करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वोट की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कि ऑफेंस आखिर हुआ कहाँ है? इतनी कार्रवाई हुई, इतनी छापेमारी हुई, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। ईडी's एक्शन अगेंस्ट कांग्रेस इन नेशनल हेराल्ड इज जस्ट लाफ्टर। देखिए, ये ईडी हो चाहे सीबीआई हो, जो काम कर रही है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाती? हम तो अपना ही बता रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाती? कहीं न कहीं उस दायरे में लोग हैं, इस नाते उनके खिलाफ जांच हो रही है। अगर वो सही हैं तो उनको भरोसा न्यायालय पर रखना चाहिए और न्यायालय में वो जाकर के वन नेशन वन इलेक्शन समय की मांग है, और जो लोग भी वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसे गैर संवैधानिक बता रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्हें भारत के आरंभिक 2 दशकों का स्मरण कर लेना चाहिए, जब देश में सभी चुनाव साथ होते थे। बाद की परिस्थितियां, कमजोर सरकारों का पतन और विधानसभाओं का भंग होना, जिसकी वजह से चुनाव बार बार होने लगे। अगर तमाम तरह के ऐसे फैसलों का समावेश हो जाए जिससे विधानसभाओं के अस्थायित्व और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाने के मुकम्मल प्रबंध हो जाए, तो ये एक किफ़ायती प्रबंधन होगा। फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट से लेकर के योजनाओं की और नीतियों की निरंतरता भी बरकरार रखना आसान हो जाएगा, और देश का जो विकास है वो इसे सुनिश्चित करने में काफ़ी मदद मिलेगी, जहां भी जिसकी सरकारें हों। अमेरिका के उपराष्ट्रपति को के भारत दौरे को कैसे देखते हैं? देखिए, इस मीटिंग के जो मायने, इस दौरे के मायने को समझना होगा। जेडी वैंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और निसंदेह ट्रंप प्रशासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है उनका भारत दौरा। वहीं भारत के लिए भी जो रेसिप्रोकल टैक्स के बाद जो अर्थव्यवस्था को लेकर के चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की मुश्किलें अगर अवसर में बदल सकती हैं, तो उसका रास्ता एक ही है कि पारस्परिक व्यापार संधि, जिसकी चर्चा दोनों देशों में हो रही है, उसको अमली जामा पहनाया जा सके, और इससे रेसिप्रोकल टैक्स के जो नुकसान हो सकते हैं उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकेगा, और प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों के लिए भारत एक बड़ी चुनौती भी बन सकेगा। तो ये आपदा में अवसर भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को इस भारत दौरे से, वेंस के इस भारत दौरे से काफ़ी उम्मीदें हैं। तेजस्वी यादव ने क्राइम के डाटा के साथ एक ट्वीट किया है, बेगूसराय में हत्या हुआ। देखिए, लगातार नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। इस डबल इंजन की खटारा नकारा निकम्मी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। बिहार अपराधियों के तांडव से कराह रहा है। अपराधी राज कायम हो गया है और मुख्यमंत्री जी का इकबाल शासन प्रशासन का खत्म हो गया है। ये बिहार में हो क्या रहा है? तेजस्वी यादव जी के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। महाजंगल राज बिहार में स्थापित हो गया। अब ये सरकार से बिहार की भलाई नहीं होगी। ये सरकार, निकम्मी सरकार को बदलना जरूरी है। इसके लिए बिहार की जनता तैयार बैठी है। राहुल गांधी ने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की बातें की, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो खाली भारत के शुभचिंतक नहीं हो सकते, उनको तो देखिए, श्री राहुल गांधी जी पर सवाल खड़े करने वाले खुद ही कटघरे में हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाकर विदेशों में क्या बोलते हैं? 2014 के पहले कुछ था ही नहीं। ये सब लोगों ने देखा। राहुल गांधी जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, उस सवाल का जवाब देश की जनता पूछ रही है सरकार से, और सरकार राहुल गांधी के पीछे ना पड़े। पहले ये बताए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जाकर के विदेश की धरती पर क्या कहा भारत के लिए। इसका जवाब दे बीजेपी के लोग, केंद्र सरकार में बैठे लोग।
जी चिदम्बरम कह रहे हैं कि जो नेशनल हेराल्ड में पूछताछ हो रही है, सबूत कहाँ है मनी लॉन्ड्रिंग का, जरा बताएं। देखिए, ये बात तो सब लोगों को पता है। जिन जिन मामलों में विपक्ष के नेताओं को फंसाया जाता है, आरोप लगाया जाता है, उसका सबूत तो कहीं नहीं मिलता है। जिस अजित पवार जी पर क्या क्या प्रधानमंत्री जी बोले थे भ्रष्टाचार पर, और आज क्या हो गया, सारा धुल गया क्योंकि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में चले गए। उसी तरह से असम के मुख्यमंत्री कई ऐसे थे जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बीजेपी के द्वारा लगाया गया, लेकिन सब बीजेपी में गए तो सब दूध के धुले हो गए, और जो नहीं गए उनको बेवजह का परेशान किया जाता है, न कोई सबूत है न कुछ है। ये निशिकांत दुबे तो फिर उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे भी चीफ जस्टिस बन गए जिनको जो कानून की पढ़ाई ही नहीं की। देखिए, बीजेपी जिस तरह से देश में माहौल खड़ा कर रही है, माहौल बना रही है, अब लोगों को तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जहां लोग न्याय के गुहार लगाते थे, कल न्यायाधीश ने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने क्या टिप्पणी की, बीजेपी के पल्ला झाड़ने से नहीं होगा, ये सीधा बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, और वो बीजेपी के बोल रहे हैं न्यायपालिका पर हमला है। ये देश खतरनाक मोड़ पर पहुंचाने का जो साजिश है, लोकतंत्र संविधान को खत्म करने का, ये दिख रहा है कि ये अगर 400 पार किए होते तो अभी तक तो कर दिए होते इनकी जो मंशा है। ये सब चलने वाला नहीं है। बीजेपी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस पर माफी मांगना चाहिए। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि माँ, माटी और मानुष की बात जो ममता बनर्जी कहती हैं, जरा देखें बंगाल में हिंदू क्या। देखिए, ये लोग हिंदुओं की स्थिति नहीं, अपनी स्थिति देखें क्या है। बीजेपी को इस बार 240 पर लाया है। ममता दीदी वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति और मुसलमानों की स्थिति, सभी धर्मों, सभी लोगों की स्थिति ठीक करके रखे हैं। जो लोगों की स्थिति खुद खराब है, वो हिंदुओं की स्थिति की चिंता ना कर। अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं की स्थिति ठीक नहीं है, तब हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तान में ठीक होगी। ये क्या ज्ञान दे रहे हैं भाजपाई। जेपीसी को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की मीटिंग है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना बेईमानी है। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में होते थे, वो चैन क्यों टूटा, क्यों बंद हुआ, ये सबको पता है। और इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से केंद्र की सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। ये चाहते हैं क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर दें, ये चाहते हैं विपक्ष मुक्त भारत करें। ये सब होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के सीएम कह रहे हैं कि मार्च 26 तक नक्सल कंप्लीट खत्म। अरे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी नक्सल से तो लड़ाई लड़ें, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ें, जिसका उन्होंने शपथ लिया है।